हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ हम पहले आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर एक एक टॉपिक से मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। यानी कि आदिकाल से आधुनिक काल तक करीब 1000 प्रश्नों का संकलन है जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, ताकि आपकी परीक्षा से पहले जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो प्राकृत प्रथम इस नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो सबसे पहले जो भाषा की शुरुआत हुई वो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली और फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ये इनका क्रम रहा है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे क्रम अनुसार अगर मैं लगाने बोलूँ तो ये इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राकृत प्रथम की बात हो रही है, तो प्रथम में क्या आएगा? पाली। तो चलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी, गुर्जरा अपभ्रंश, मागधी या फिर अर्ध मागधी? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बांगरू? तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियों की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बांगड़ू जो है वो नहीं आता है। बांगड़ू जो है हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे कौरवी के नाम से किसको जाना जाता है? आप एक सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं कि कौरवी के नाम से किसको जाना जाता है। तो कौरवी के नाम से जिसको जाना जाता है वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्षेत्र भी पता चल गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र या फिर गुर्जरा? तो पूर्वी हिंदी जो है वो कहाँ से आई है? अर्धमागधी से। ठीक है, आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ईसा की 6ठी शताब्दी से, वैदिक युग से या हड़प्पा काल से? तो ये दोनों तो पहले ही कट गया। अब आप बताइए कि ये भी नहीं है। हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है कब से है? 1000 ईस्वी से। ठीक है, चलिए क्योंकि अगर भाषाओं की बात करें पाली प्राकृत की भी तो 500 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हुआ है, तो 6ठी शताब्दी तो इसका आंसर है ही नहीं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर ब्राह्मण से? तो भोजपुरी का विकास किससे हुआ है? मागधी से। मागधी के अंतर्गत जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही आते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरिसन या फिर गारसादा तासी या फिर तेसी टोरी ने। तो इसका सही उत्तर है गारसादा तासी ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेर एंडवे हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मीनारिया सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये भी हमारा उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज गिरिसन। अभी एक बात बताइए, यहाँ पे जब गणपति चंद्रगुप्त इसके रचयिता है तो गिरिसन कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत हो गया। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सिंगर की रचना है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो सही नहीं है वो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो हमें असत्य कथन ढूंढना है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ, सही है। गारसादा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के
प्रथम लेखक थे, सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण मिलता है, सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अब डॉक्टर नगेंद्र की रचना तो ये नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो यहाँ पे ये उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उस साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम इन दोनों को काट देते हैं, इसमें तो नहीं है। शिव सिंह सरोज, इसमें तो 1000 कवियों का विवरण मिलता है। तो हमारा उत्तर क्या है? मिश्र बंधु विनोद, इसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टिकम सिंह, रामविलास शर्मा। तो हिंदी वीर का वीर कौन थे? टिकम सिंह, ठीक है। टिकम सिंह सिंह जो होता है वो राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वीर होता है भाई। चलो ठीक है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम जो है वो गद्य काल रखा है, ठीक है। यहाँ पे बिना ऑप्शन के हम बता रहे हैं, गद्य काल जो है इसका नाम। तो यहाँ पे गद्य काल इसका उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न है। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्ति काल, पूर्व माध्यमिक काल, रीति काल, या फिर कोई नहीं। पूर्व मध्य काल, पूर्व क्या होता है? पहले। तो पहले जो होता है उसको पहले सबसे पहले क्या आया था? भक्ति काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल जो है नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न है। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी विक्रम संवत से स्वीकार किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर मिश्र बंधु। तो किसने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से प्रारंभ माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 विक्रम संवत, 7050, 750, 1000 विक्रम संवत, या फिर 1050। यहाँ आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार बताना है। तो उन्होंने जो है इसकी शुरुआत 1000 विक्रमी संवत से माना है। चलिए आगे प्रश्न है। जॉर्ज गैरिसन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है? किशोरी लाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज गैरिसन की जो रचना है उसका अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने किया है। और ये सारे प्रश्न मैंने जब टॉपिक करवाया था तो करवा दिया था। तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा जान पड़े कि आपने नहीं पढ़ा हो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसका कथन है? मिश्र बंधु, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। आगे प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का निर्धारित किया है, तो कब से कब तक जो है आदिकाल की समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है? 1050 से 1375 ईस्वी, 993 से 1318 ईस्वी, 850 से 1100 ईस्वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है, यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है कि विक्रम संवत की बात जो होती है कि 1050, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा उत्तर ए ऑप्शन है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। संधि काल, तो संधि किस राम जो है वो क्या कराने गए थे युद्ध से पहले? संधि कराने का उन्होंने बहुत प्रयास किया कि रावण के साथ जो उसका युद्ध है वो ना हो सके, तो वो क्या कराने गए थे? संधि कराने गए थे, ठीक है। बार बार उन्होंने संधि के लिए बोला कि भाई संधि कर लो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति पूर्वक प्रशंसा, ये तो है। डिंगल पिंगल भाषा, ये भी सही है। जैन बौद्ध से संबंधित रचनाएं, तो रासों में हमें जैन बौद्ध की रचनाएं जो है वो नहीं मिलती है। और वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग, तो रासो काव्य में वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग तो देखने को मिलता है। अब रासो में आपको नाम ध्यान अगर मैं बताऊं, देखिए पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, इस सब में भी आपको जो है सभी चीजें मिलेगी। भाषा का प्रयोग मिलेगा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, वीर एवं श्रृंगार परक रचनाएं हैं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला है, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? श्रृंगारिकता पाई जाती है, भक्ति, प्रकृति वर्णन, वो भी है। राष्ट्र भावना, राष्ट्र भावना तो आपको नहीं मिलेगी। राष्ट्र भावना हमें भारतेंदु युग से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं वाला क्वेश्चन ढूंढना है। चलिए अगला है, कय मास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो? तो कय मास वध जो है पृथ्वीराज रासो का एक अंश है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 50, 40, 68 या फिर 70? तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का जो प्रयोग है वो किया गया है। आगे प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इतिहास दर्शन किसने करवाया था भाई? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। हमारा आगे प्रश्न आ जाता है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 ईस्वी, 1873 ईस्वी, सन 1863 या फिर सन 1883 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1883 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज, 284 आश्रम की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? तो इसमें जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गैरिसन की जो पुस्तक है उसको सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वो यही लिखा गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल शंकरदयाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा? तो भाई रामकुमार वर्मा की भाई आलोचना हुई। तो राम जी की कितनी आलोचना हुई थी? सीता माता को जब उन्होंने अपने पास रख लिया था, रावण से युद्ध के बाद जब वापस आए थे, तो उनकी लोगों ने क्या की? आलोचनाएं की। ठीक है, तो राम जी की आलोचना हुई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र या फिर गणपति चंद्र गुप्त? तो ये वैज्ञानिक रचना भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल मानने वाले हैं? तो प्रारंभिक काल इसको माना है राहुल शंकरदयाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगे राघव या फिर मिश्र बंधु? तो मिश्र बंधुओं ने जो है इसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक या फिर जाली ग्रंथ? तो ये जो है अर्ध प्रमाणिक है, ये सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस? तो बीसल देव में हमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है भाषिक पक्ष, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या फिर प्रबंधात्मकता। तो इसमें सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न है वो है इसकी ऐतिहासिकता पर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल या फिर भट्ट केदार। तो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था 20 क्या है? नर, 20 नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपतिनाल, नल सिंह या फिर मधुकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर है नरपतिनाल। ठीक है, आगे प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन, रासक, रास या फिर रसिक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या फिर ग्वालियर संग्रहालय। तो ये जो है पुणे संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो मूलतः एक काव्य है, स्मृति काव्य, शोक गीत, गीति काव्य या फिर गेय काव्य। तो ये जो है एक गेय काव्य है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? हमीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर परमार रासो। तो इसमें से हमीर रासो जो है केवल हमें इसकी सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो या फिर परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो, और परमाल रासो का ही दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। ठीक है, आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? विश्वबंधु, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा, आचार्य शुक्ल। तो इसको शुक्ल जी ने जो है सर्वथा अप्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न आ जाता है, मनहु कला सभान कला सोलभ सो बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? बीसल देव, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर परमाल रासो। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे जी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का काव्य रूप है, ये एक प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है? तो बीसल देव रासो क्या है? एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ आपको बता दूं इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो, क्योंकि बीसल देव रासो जो है वीर गाथात्मक नहीं बल्कि इसमें श्रृंगारिकता जो है ये एक श्रृंगार परक रचना है। ठीक है, चलिए हमारा आगे प्रश्न है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिण भारत। तो आदिकाल का जो साहित्य है वो कहाँ से अधिक हमें प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है हमें राजस्थान से। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, मगही, बिहारी हिंदी सही है। यहाँ पे जो अलग है उसको छांटना है।
छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी सही है। मालवी राजस्थानी सही है। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या फिर कन्नौजी? तो देखिए यहाँ पे जितनी भी बोलियां हैं उनका अन्य नाम क्या है उससे जरूर प्रश्न बन के आता है, तो इसलिए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बैसावाड़ी जो है वो अवधी बोली के अधिक निकट आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या फिर बुंदेली? तो इसका सही उत्तर है बुंदेली जो है वह राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, ये कौरवी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न लेते हैं, बाकी के जो प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। तो आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।